थोड़ा सा ब्लर। ब्लर है, तो ब्लर है थोड़ा। ब्लर। अब आई थिंक ठीक है ना। देखो अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, आप लिखते जाओ साथ में। अ लेडर ऑफ मास 10 किलोग्राम, लिखो। अ लेडर ऑफ मास 10 किलोग्राम is resting against a smooth wall, full stop। आगे देखो, find the normal reactions, लिखो। find the normal reactions by the wall and floor, find the normal reactions by the wall and the floor to the ladder, लिखा। and also find frictional force on the ladder, if the length of ladder is root 2 meter, if the length of ladder is root 2 meter। ठीक है। हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस। देखो ये डायग्राम भी आपको गिवन है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, डायग्राम क्लियर है? देखो छोटा सा ही डायग्राम है। इसमें डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो ए बी लाइन दिख रही है ना, ए बी, वो ए बी जो लाइन है वो एक्चुअली में एक लेडर है, सीढ़ी है। लेडर को हम लोग वॉल पे कैसे रखते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, थोड़ा टिल्ट करके रखते हैं ना वॉल पे, वैसा है ये। ठीक है। तो ए जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट वॉल के ऊपर है, और जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट फ्लोर के ऊपर है। नीचे फ्लोर है, ऊपर वॉल है, ऐसा ही होता है नॉर्मली। ठीक है। तो इमेजिन करो ये ए बी लेडर है। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ हाँ ठीक है। देखो अभी ध्यान से देखो, आपको ये चीज मालूम है, सेंटर ऑफ मास सुना है कभी आपने? सेंटर ऑफ मास ज्यादा नहीं सुना? यस। सेंटर ऑफ मास ऐसे नाम सुना है खाली कि मतलब कुछ टॉपिक हुआ है ये कभी का? नहीं हुआ नहीं हुआ। सुना है बस। अरे नाम सुना है ना। देखो क्या होता है कि ये जो लैडर है ना, ए बी पूरा लैडर है। लैडर का मास तो आपको गिवन है कि लैडर का मास कुछ 10 किलोग्राम है, लेकिन तो आपको मालूम है लैडर का मास है, तो जो ग्रेविटी है, जो अर्थ की ग्रेविटी है, वो लैडर को खींचेगी ना अपनी तरफ। ठीक है। जिस फोर्स से अर्थ खींचती है, देखो ऐसा, जिस फोर्स से अर्थ खींचती है वो फोर्स mg होता है, याद है? देखो हाँ, लेकिन ये जो mg फोर्स है ना, ये जिस पॉइंट से हम लोग शो करते हैं, जब सपोज इस पॉइंट से मैंने शो किया, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जिस पॉइंट से mg शो किया जाता है ना, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी है कि किसी भी पॉइंट से उसको शो करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ रीजन है उसके पीछे। एक फिक्स्ड पॉइंट होती है, उसी से शो करना पड़ता है mg को। जिस पॉइंट से mg शो किया जाता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और उसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, दोनों ठीक है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्चुअली में दोनों में थोड़ा फर्क है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में, बट 11th स्टैंडर्ड में उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां से देखो मैंने mg शो किया है, लेटर का ये mg है, लेटर का वेट है, ये जिस पॉइंट से शो किया है, इसको आप ऐसे मान लो कि इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब ये होता क्या है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? अगर ये लैडर यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह ये जो लैडर है वो इक्वली थिक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे लैडर बड़ी है, कहीं पे लैडर का मास कम है, ऐसा नहीं है। ये यूनिफॉर्म लैडर है, हर जगह वो एक जैसी है। तो यूनिफॉर्म बॉडीज में सेंटर ऑफ मास एकदम मिड पॉइंट पे होता है, लेटर के मिड पॉइंट पे होगा ये मैंने लेटर की ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ही ले ली है, वहां पर mg है। ठीक है। तो ये पहला फोर्स है जो लेडर पे लग रहा है। अब देखो लेडर पे दूसरे फोर्सेस कौन से लगेंगे? एक बार बताओ, ये बी पॉइंट देखो, इस बी पॉइंट पर लेडर और फ्लोर एक दूसरे कांटेक्ट में ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। लेडर फ्लोर पे एक फोर्स डालेगी और फ्लोर उसको रिएक्शन देगा। तो ये देखो रिएक्शन ऐसा होगा, इसको लिखता हूँ N1। N1 नॉर्मल रिएक्शन है, इट्स अ रिएक्शन गिवन बाय द फ्लोर टू द लेडर। ठीक है।
और ये वॉल है ना, वॉल के साथ भी ये लैडर टू कांटेक्ट में है, तो ये ए पॉइंट पर देखो क्या होगा, ए पॉइंट पर लैडर और वॉल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक्शन रिएक्शन जैसा। तो ए पॉइंट पे जो लैडर पे फोर्स लगेगा, लैडर पे फोर्स ऐसा होगा। कुछ स्टूडेंट को ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये डायरेक्शन कैसे बना रहा हूँ मैं N1 N2 का। देखो ये जो N1 N2 है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ, तो ये जो बॉडी ये देती है ना, सपोज ये फोर्स जो है ना वो वॉल की तरफ से मिल रहा है, वॉल दे रही है, तो वॉल के ऊपर तो परपेंडिकुलर होगा, और नीचे फ्लोर दे रहा है तो ये फ्लोर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, N1 N2। इसके अलावा देखो कैलकुलेट करने में अगर आपने क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कैलकुलेट करो। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे होगा, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो वॉल है वो स्मूथ है, लिखा है ना कहीं पे ऐसे, वॉल इज स्मूथ। यस। वॉल Yes. स्मूथ मतलब फिर वॉल पे फ्रिक्शन नहीं हो सकता, मतलब फ्रिक्शन कैन नॉट Yes. बी प्रोवाइडेड बाय वॉल, तो फ्लोर से ही होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्लोर से मिलेगा वो। हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग फ्रिक्शन पे आएंगे, यस। लेकिन फ्रिक्शन मिलेगा कहाँ से, फ्लोर से मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये फ्लोर है, बी पॉइंट, अब फ्रिक्शन यहाँ पे मिलेगा। आपको ये याद होगा कि जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब अगर लैडर जिस तरफ, लैडर अगर ट्राई करेगी मूव होने का तो वो उसको अपोज करेगा, याद है, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को। Yes, sir. Yes. यस तो ये चीज याद रखना, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, यस। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम देख लो अच्छे से। तो अभी आपको देखो क्या क्या फाइंड करना है, ये N1 N2 दोनों फाइंड करना है और साथ में फ्रिक्शन भी फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक बार बताओ, ये जो लैडर है वो रेस्ट पे है ना कि मूविंग है? Rest. मतलब अगर आप इस लेटर को सब आप देख रहे हो इसको तो बोलोगे क्या ये मूविंग लेटर है, मूव मोशन कर रही है? नहीं, लेटर रेस्ट पे है। ठीक है, देखो अगर कोई चीज रेस्ट पे होती है ना, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं कि लेटर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ये लेटर, रेस्ट पे है। तो इसके ऊपर हम लोग सिंपल पॉइंट बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विद बी जीरो। जो भी फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं ना एक्सटर्नली लेटर के ऊपर, सारे फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो होगा। मतलब नेट फोर्स जीरो लगेगा, तभी तो ये रेस्ट पे रुकी हुई है ना। ठीक है, एक बार बताओ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। इसमें क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस जो है वर्टिकल वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। नेट फोर्स जीरो आएगा, इसलिए लेटर रेस्ट पे है। ठीक है, एक बात है, इसमें ये N1 फोर्स दिख रहा है, N1 जो फोर्स है वो वर्टिकली अप लग रहा है। ठीक है, N1 को कौन बैलेंस कर सकता है, आपको आइडिया है कुछ कि ताकि लेटर रेस्ट करे? MG. Gravitational force. mg MG. तो सीधे सीधे पता है ऐसे लिख सकते हो कि N1 विल बी इक्वल टू mg, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो कि N1 mg दोनों इक्वल होंगे और ऑपोजिट भी हैं, तो इसलिए वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तभी लेडर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जा रही है ना, लेडर रेस्ट पे है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है। तो वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। ठीक है, तो देखो इसमें ये Yes. m लेटर का मास है ना, लेटर का मास 10 kg डाल दो, और ये स्मॉल जी है ना यूजुअली 9.8 लिया जाता है ना, तो मल्टीप्लाई करो 98 आ गया। 90. देखो N1 मिल भी गया समझा क्या कितना इजीली मिला? बस N1 इससे मिल भी गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया है, वर्टिकल। लेकिन सिमिलरली एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होंगे। ठीक है, मतलब यस। यस रेस्ट पे है। एक बात है, इसमें आपको जो हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है वो N2 रहेगा, N2 हॉरिजॉन्टल लेफ्ट लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट है। उसको बैलेंस करने के लिए डू यू नीड एनी हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड फोर्स? Yes. 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 वो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन डेफिनेटली ऐसा लगेगा। देखो ये देखो, ये स्मॉल एफ देखो जो मैंने लिखा है, ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन राइट साइड इसलिए लग रहा है ताकि वो N2 को बैलेंस कर सके। सोचो ये जो N2 है ना, N2 लेफ्ट में लग रहा है, अगर फ्रिक्शन भी लेफ्ट में लगेगा तो नेट फोर्स लेफ्ट में हो जाएगा, तो लेटर तो लेफ्ट में मूव होनी जानी चाहिए फिर तो। समझ में आ रहा है? तो N2 Yes, किसको sir. बैलेंस, F को। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, इसलिए लिख सकता हूँ कि N2 मस्ट बी इक्वल टू F ना, Yes. Yes. N2 और F इक्वल होंगे। ठीक है, एक बार बताओ, ये तो मुझे कंडीशन मिल गई कि N2 और F इक्वल होंगे। अब इसमें N2 को भी फाइंड आउट करना है और फ्रिक्शन को भी फाइंड आउट करना है, आई थिंक दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक बार बताओ, यस। दोनों फाइंड करने हैं तो मिल गए क्या आपको ये दोनों, कि अभी कुछ और इक्वेशन चाहिए इसको और करने के लिए? और इक्वेशन चाहिए।
देखो आपको N2 भी फाइंड करना है और फ्रिक्शन भी फाइंड करना है। अब ये तो हमें पता चल गया कि N2 और फ्रिक्शन इक्वल है, मतलब इन दोनों में से अगर एक भी मिल गया मतलब दूसरा भी मिल गया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। Yes. लेकिन मालूम है क्या N2 कितना है हमको? नहीं मालूम है। No. डू यू नीड वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व दिस ना? Yes. Yes. वो इक्वेशन देखो किस में से आएगी, वो इक्वेशन टॉर्क में से आएगी। ये इक्वेशन है टॉर्क के ऊपर है। एक बार बताओ, ये आपने बोला मुझे लेडर रेस्ट पे है ना, तो लेडर का रेस्ट पे मतलब ये रोटेशन भी नहीं कर रही है कि रोटेशन कर रही है? लेडर नहीं कर रही। नहीं। लेडर रोटेट भी तो नहीं कर रही है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेडर इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब रोटेशनल वाइज भी वो इक्विलिब्रियम में है, रोटेशन नहीं कर रही है ना, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो होता क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि रोटेशन स्टार्ट करने के लिए या रोटेशन में चेंजेस लाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। अब आपने बोला ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स मस्ट बी जीरो ना। यस। टोटल टॉर्क इसके ऊपर कितना लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा, 0. क्योंकि अगर टॉर्क लग रहा है तो ये रोटेट होनी चाहिए। टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेशन स्टार्ट कर देती है ना, ठीक है? तो टॉर्क कितना होना चाहिए? सम ऑफ ऑल टॉर्क, जीरो, ठीक है? अब टॉर्क की आपको एक फॉर्मूला याद होगी, R into F, याद है? Yes. Yes. तो थोड़ा याद करके बताओ, उसमें R डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस था? R फिक्स्ड पॉइंट 6.2 force. फोर्स तक का डिस्टेंस। एक बार बताओ, मतलब फिर अगर तुमको R फाइंड आउट करना है तो फिक्स पॉइंट भी तो चाहिए ना, बिना फिक्स पॉइंट के R निकाल सकते हो क्या? Yes. नहीं। No. इधर लैडर में भी मुझे फिक्स पॉइंट चाहिए, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर बॉडी रोटेट करती है ना, सपोज बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो फिक्स पॉइंट एक ही होती है उसमें बॉडी में, या एक एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही होती है। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है, ये देखो ये पूरी बॉडी रेस्ट पे है, तो इसमें सारी पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट्स है ना, कोई भी पॉइंट फिक्स्ड है। Yes. Yes. होता क्या है, आप इसमें किसी भी पॉइंट को फिक्स ले सकते हो अगर लेडर रेस्ट पे है तो। बता दो, मैं तो ये ए पॉइंट को देखो और बी पॉइंट देखो, इन दोनों को मैं किसी को भी फिक्स ले सकता हूँ। Yes. बट मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप बी को फिक्स ले लो। ऐसा क्यों है बता दो। सोचो अगर आपने बी पॉइंट को फिक्स्ड ले लिया, ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था क्या कि अगर कोई फोर्स फिक्स पॉइंट पे लग रहा है, कोई अगर फोर्स फिक्स पॉइंट पे ही लग रहा है तो वो टॉर्क जनरेट नहीं करता है, ऐसा बताया। Yes. बी को फिक्स पॉइंट ले लोगे ना, तो ध्यान से देखो बी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। Yes. दोनों फोर्सेस है ना, कौन कौन से? N1 और फ्रिक्शन, दोनों फोर्स किस पे लग रहे हैं? बी पॉइंट पे लग रहे हैं। तो ये दोनों टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे, मतलब टॉर्क में ये दोनों आएंगे ही नहीं, तब तक थोड़ा काम कम हो जाएगा, ठीक है? अगर तुम ए पॉइंट को फिक्स ले लोगे तो बताओ कौन सा फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं करेगा? फिर कौन सा फोर्स इंक्लूड नहीं होगा टॉर्क में? F. N2. N2. एक फोर्स आपको लेना नहीं पड़ेगा इधर, लेकिन बी पॉइंट लोगे ना तो आपको दो फोर्सेस लेने नहीं पड़ेंगे, आपका काम Yes. इजी हो जाएगा। इसलिए क्या करो, यहाँ पे ना कौन सी फिक्स पॉइंट ले लूं मैं? बी। B. B. तो ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क अबाउट बी इज जीरो। अबाउट बी मतलब ये होता है कि बी पॉइंट फिक्स्ड है। अबाउट बी मतलब डिस्टेंस हम लोग बी से मेजर करेंगे, ठीक है? फिक्स पॉइंट बी है, ठीक है? एक बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर बी फिक्स पॉइंट है तो ये फ्रिक्शन और ये N2 ये दोनों तो फिक्स पॉइंट पे लग रहे हैं, तो इनका कोई टॉर्क नहीं आएगा। इन दोनों फोर्सेस के लिए पता है R जीरो होगा, ठीक है? सीधा एक काम करो, फ्रिक्शन और N1 को छोड़ दो, उसके बाद सीधा नेक्स्ट फोर्स कौन सा है जो फिक्स पॉइंट से अवे लग रहा है? mg। mg, ये देखो mg मैंने लिखा, देखो ये फोर्स Yes. हो गया। लेकिन टॉर्क क्या होता है? टॉर्क R into F होता है ना, तो मैंने फोर्स तो ले लिया, बाकी R भी लेना है मुझे। R ये होगा, देखो ये वाला, ये देखो Yes. ये Yes. होगा R। ये दिख रहा है, ये इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये डिस्टेंस। तो ये कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो, पूरा लैडर कितना है? √2 मीटर है, ठीक है? Yes. हाँ, ये कितना पार्ट है उसका? हाँ, आधा लैडर है ना, ये हाफ लैडर है। Half. Half. देखो 2/2. मतलब देखो, हाँ नहीं सुनो, उसकी जरूरत एक्चुअली में नहीं है। देखो ये जितना भी है √2 है, सपोज ये उसका आधा है क्या? है ना? Yes. वैसे ही क्या होगा, Yes. जितना भी है ना, सपोज ये जितना भी है लिखा हुआ है 1 मीटर है, वो दिया हुआ है, ये उसका आधा होगा। वो ना कुछ बेसिक Yes. प्रोपोर्शनल ट्रिग्नोमेट्री, मतलब समझा. बीपीटी थ्योरम, बेसिक Basic प्रोपोर्शनलिटी, proportional. Basic. ये जितना भी है ना उसका ये हाफ है, तो इधर भी ये इधर ऐसा होगा, ये जितना भी है उसका ये हाफ होगा, तो ये पूरा 1 मीटर है, तो ये कितना होगा ये डिस्टेंस? हाफ मीटर। Half. 1. 1.5. तो
देखो mg इंटू 1/2 किया मैंने, ठीक है। ऐसा मत सोचना मैंने हाफ mg लिया है, मैंने ये एक्चुअली में r इंटू एफ लिया है। r 1/2 है और f mg है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो टॉर्क लग रहा है ना, देखो मैं यहाँ पे वापस ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और ये mg ऐसे लग रहा है, देखो ऐसे ही कुछ है ना सिचुएशन, फिक्स पॉइंट इधर है, mg इधर लग रहा है। तो इमेजिन करो कि जो mg है ना, वो रॉड को ऐसे रोटेट करना चाहता है, लेडर को क्लॉकवाइज, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू रोटेट द लेडर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब तुम एक रूल बना लेते हैं, ये क्लॉकवाइज है, याद रखना। इसको सपोज पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क अगर तुम पॉजिटिव ले रहे हो ना, तो फिर तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लोगे फिर, Negative. नेगेटिव। Negative. वो उल्टे नेचर का है, उसका नेचर ऑपोजिट है, तो ये हो गया ना। अच्छा, mg फोर्स मैंने बता दिया कैसे डील करना है। उसके बाद कोई और फोर्स है क्या जो फिक्स पॉइंट से अवे लग रहा है? N2. N2 force. देखो n2 ऐसा लग रहा है, ये देखो। तो ये देखो n2 Yes. जो फोर्स है ना, ये देखो ऐसा है। n2 का कितना डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये वाला? 1 meter. 1 meter. 1 मीटर है। तो Yes. दूसरा जो फोर्स है ना, जो दूसरा फोर्स है वो n2 है, एंड द डिस्टेंस ऑफ n2 फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज 1 मीटर, तो 1, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये टॉर्क हो गया, r इंटू एफ हो गया। अब ध्यान से देखो, वापस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखो, ये लेडर है आपकी, ये जो b है ये फिक्स पॉइंट है, और n2 देखो ऐसे लग रहा है, दिख रहा है। तो ये n2 देखो, अगर सच में इमेजिन करो कि ऐसा फोर्स लगाओगे, तो ये तो लेडर को ऐसे रोटेट कर देगा ना, Yes. Yes. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। n2 इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। Yes, sir. mg था ना, वो क्लॉकवाइज रोटेशन था, ये देखो अभी भी है। और ये जो n2 है वो कौन सा टॉर्क बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। Anti-clockwise. माइनस मिलेंगे, एक टॉर्क प्लस में आया, एक माइनस में आया, सम ऑफ ऑल दिस टॉर्क्स मस्ट बी जीरो, ऐसे करेंगे, ठीक है। समझा क्या कैसे करना है? Yes. देखो सारे टॉर्क्स अगर तुम प्लस में लोगे तो सारे टर्म्स को प्लस करके जीरो कैसे आएगा? ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव नंबर्स को प्लस कर रहे हो जीरो आ गया? नहीं, No. एक No. पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तभी इनका समेशन जीरो आएगा। तो क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, लाइक दैट यू कैन डू। अब एक बात है, mg हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, ये देखो mg इधर है, देखो। Yes. 98 Newton. 98. हाँ, mg 98 है, तो इज इट 98/2 हो जाएगा ना, 49। 49. 49. और ये -1 इंटू n2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो n2 मिल गया, N2. 49 न्यूटन है n2। और ये याद है पॉइंट, n2 और f इक्वल है, Yes. तो Yes. Yes. दोनों कितने हो गए? दोनों 49 हो गए। 49. 49. इस तरीके से देखो सारे फोर्सेस मिल गए, वी गॉट n1 एज 98 न्यूटन, और n2 और f दोनों इक्वल हैं, दोनों 49 न्यूटन है। समझा ये क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. देखो डायग्राम भी आपके सामने है, पूरा सॉल्यूशन है, लिखना है तो लिख लो जल्दी से। Done, sir. ठीक है, हो गया। Done. Yes. ठीक है, Yes. नहीं भी हुआ है तो बाद में वापस पूछ सकते हो, वापस मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सामने स्क्रीन पे है। अब देखो ये दिख रहा है क्या कि रीड करूं? देखो, दिख रहा है. दिख रहा है. Yes. हाँ, तो पूरा नोट कर लो विथ डायग्राम। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए।
ओके हो गया? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा तो इसमें लिखा है कि कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टिंग 2 kg एंड 3 kg। ठीक है, तो आपको डायग्राम में दिख रहा है एक 2 kg और 3 kg है, उनको ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रिंग है बीच में। उस स्ट्रिंग में आपको बोला है कि कितना टेंशन है। ये टेंशन स्ट्रिंग है क्या? ये देखो Yes. इसमें Yes. टेंशन। ठीक है, अब कैसे करना है ध्यान से देखो। आपको एक मैंने टॉपिक कराया था, आपको याद है एटवुड मशीन, याद है ऐसा कुछ कि Yes. Yes, Yes. sir. Yes. वो कौन सा टॉपिक था? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। उस टाइम पे Yes. मतलब एफ इक्वल टू ma कैसे लगाते हैं फॉर्मूला वो सिखाया था। तो देखो जरा आप ध्यान से देखोगे ना, ये भी कुछ कुछ एटवुड मशीन के जैसा है। किसी को याद है कि एटवुड मशीन में कितने ब्लॉक्स होते हैं? 2 के 3 के Two. 1 Two. Two. दो ब्लॉक्स Two. थे ना, एक लेफ्ट साइड था एक Two. राइट साइड था बस Yes. स्ट्रिंग के। Yes. इधर 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। Yes. तो हाँ, तो डाउट आता है कि सर ये एटवुड कैसे होगा। देखो मैं बताता हूँ, ये दोनों ब्लॉक्स ना एक साथ ही मूव करने Add वाले हैं। कर देखो देंगे। इमेजिन करो कि अगर ये 3 kg नीचे जाएगा तो 2 kg भी उसी स्पीड के साथ नीचे जाएगा। Yes. Yes. मतलब Yes. ये मतलब मैं ऐसे मान सकता हूँ इन दोनों को मिला के मैं 5 kg का ब्लॉक मान सकता हूँ कि ये मिला के Yes. 5। Yes. तो ये Yes. हैवी ब्लॉक है, ये ऐसे नीचे जाएंगे। और ये जो दूसरे साइड है 1 kg का ब्लॉक है, ये तो बहुत हल्का है, ये तो जाएगा। तो इसको आप ऐसे एक एटवुड मशीन की तरह ले सकते हो, जिसमें ये एटवुड मशीन है जिसमें एक साइड जो मास है वो 5 kg है, दूसरे साइड जो मास है वो 1 kg है। ऐसे मान के चल सकते हो। तो कहना है इट्स एटवुड मशीन विथ 5 kg on the one side and 1 kg on the other side। Yes. Yes. वो एटवुड मशीन कराया था मैंने, आप बाद में चेक कर लो। इसमें देखो जो Yes. हैवी मास है ये 5 kg हैवी है ना, ये नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a सपोज, तो 1 kg उतने ही एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है। Yes. ऐसा था, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसको निकालने की एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमने डिराइव की थी। फॉर्मूला ऐसे थी m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस M2 m1 plus M1. जिनको ये याद नहीं है ना, लगता है कि सर नहीं है, तो आप जाके नोटबुक में पीछे चेक कर सकते हो, ये मिलेगी, हुआ है ये फॉर्मूला। Yes. अगर याद नहीं भी है ना तो अभी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्विंग के टाइम पे ये काम आती है फॉर्मूला। हर बार थोड़ी तुम एटवुड मशीन का वापस पूरा थियरी निकाल के एक्सेलरेशन निकालोगे बार बार। ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद करो तो बेटर रहेगा। इसमें m2 is a heavy mass on the one side and m1 is the other lighter mass on the other side। इधर बताओ m2 m1 कितने ले लूं मैं? एनी आइडिया? M2 5. M2 5 and M1 1. M1 1. 5 minus 1 upon 5 plus 1। 5 plus तो एक काम Yes. करो, g को 10 ले लेते हैं, चलो सिंपलिसिटी के लिए। सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि g 10 है, क्वेश्चन में गिवन है तभी g लेते हैं 10, नहीं तो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखो 5 minus 1 4 हो गया, ऊपर 40 हो गया, नीचे 5 plus 1 हो गया 6 हो गया, 20/3. 20/3। देखो इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ बट कोई नीड नहीं है, ऐसे छोड़ दो तो भी चलेगा। अब ये फाइनल आंसर तो नहीं है बट निकाल लिया। अभी आप एक काम करो, पहले जो लिखा है मैंने आप भी लिख लो मेरे साथ। ठीक है, Done, sir. हाँ, तो 20/3 जो एक्सेलरेशन है ना उसको समझो अच्छे से। 20/3 एक्सेलरेशन से ये 5 kg ब्लॉक जो है वो इसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और 1 kg इसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। Yes. 20/3 Yes. एक्सेलरेशन, Equal and opposite. हाँ इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब मुझे क्या करना है कि 2 kg और 3 kg को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रिंग है उसमें मुझे ये फाइंड करना है कि टेंशन कितना है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। ये टेंशन देखो ऐसे एक्ट होगा क्या, देखो टेंशन Yes. आपको मैंने Yes. बताया Yes. इनवर्ड होता है, Yes. स्ट्रिंग इनवर्ड लगता है Inward. हमेशा। तो टेंशन ऐसे लगेगा देखो। ठीक है, ध्यान से डायग्राम देखोगे ना तो समझेगा कि जो टेंशन है ना वो 3 kg के ऊपर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और जो 2 kg है ना उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन अंदर खींचता है बॉडी को, इनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये टी दिख रहा है, ये फाइंड करना है। अब टी किस किस बॉडी पे ये टेंशन लग रहा है? 2 kg पे भी लग रहा है और 3 kg 3 पे। kg. KGP. 2 kg को देखो, 2 kg में इधर भी एक टेंशन होगा क्या? इधर ये स्ट्रिंग है ना, Yes. इधर Yes. Yes. ये टेंशन है सपोज टी डैश, क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग है, अलग स्ट्रिंग में अलग टेंशन हो सकती है, Yes, समझा, सेम समझा। स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है। हाँ, Yes. एक बात बताओ, 2 kg के ऊपर तो दो टेंशन लग रहे हैं, इसको डबल टेंशन है 2 kg को, टी डैश mg और भी टी। लगेगा, हाँ क्या लगेगा? mg फोर्स।
हाँ वो mg तो सब पे लगता है, वो यूनिवर्सल है, वो तो 3 किलोग्राम पे भी ग्रेविटी लगेगा और 2 किलोग्राम पे भी लगेगा। Yes. लेकिन बात बताओ, अब मुझे ना ये टी डैश जो है, टी डैश नहीं फाइंड करना है, मुझे टी फाइंड करना है। तो आप प्लीज वो ब्लॉक चूज करो, वो ब्लॉक चूज करो जिसपे कम अननोन फोर्सेस लग रहे हैं, जो अननोन कम लग रहे हैं। तो कौन सा ब्लॉक 2 kg और 3 kg में से ले लो जिसपे 3 रिएक्ट हो रहा है, 3 अननोन kg 3 kg. 3 kg. 3 kg 2 kg पे ज्यादा अननोन है क्या? Yes. Yes. टी डैश भी Yes. तो अननोन है ना, टी डैश भी अननोन है। Yes. yes तो ऐसा ब्लॉक चूज करने का जिसपे अननोन कम हो, ठीक है। 3 kg वाला लेते हैं। एक काम करेंगे, ये देखो ये 3 kg का ब्लॉक है, इसका करना क्या है, इसका एफबीडी बनाना है। एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ का प्रॉब्लम है। इसको देखो एफबीडी मतलब, अब क्या करो, इसके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाओ। एक फोर्स ये लगेगा, देखो। mg mg दूसरा देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है इधर, tension टेंशन इसका। tension हाँ, इस डायग्राम को एफबीडी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम के बाद बताओ, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये 3 kg देखो ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है क्या विथ एक्सेलरेशन mg ए, ज्यादा है फिर। Yes. yes जैसे डाउनवर्ड जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, तो डेफिनेटली अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है मतलब mg बड़ा होगा ना mg टी, ज्यादा है बड़ा yes है. है ना। ठीक है, तो एक काम करो, mg बड़ा है वो मुझे मालूम है, तो mg में से t सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग। ये देखो mg में से जैसे ही तुमने t सबट्रैक्ट किया ना, ये नेट फोर्स हो गया बॉडी पे, जो नेट फोर्स लग रहा है ना वो हो गया ये, है ना। नेट फोर्स को लिखा जाता है m इंटू ए, बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ स्टूडेंट पता है उनको समझ में नहीं आता कि F इक्वल एम ए लगाना कैसे है। मतलब कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है, बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर टी फाइंड करना है ना तुमको, तो बोलते हैं सर टी को एम ए ले लो ना, टी एक फोर्स है, F इक्वल एम ए होता है ना। ऐसे नहीं है, नेट फोर्स को एम ए लिखा जाता है, जो बॉडी पे नेट फोर्स है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो नेट फोर्स कितना है, एम जी माइनस टी है, उसको एम ए लिखने का। एम ए कितना है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है जिससे वो नीचे गिर रही है, 20 by 3 20 by 3. 3 अच्छा ये एम कितना ले लूं मैं, 3 kg ले लूं कि 2 kg ले लूं ये 3 kg 3. एम तुम 3 ले लो और ये भी 3 है ना, yes cancel 20. और ये mg है, देखो इस mg में भी ये m कितना लूंगा मैं, mg में भी 3, 3 3. g कितना ले लूं मैं, 10 10 10. ये 30 हो गया ना। 30 देखो ऐसा आ रहा है, तो t कितना है, 30 माइनस 20, 10. 10 फिनिश्ड हो गया। 10 Newton. कहाँ बोलते हो फिजिक्स डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है, बच्चों जैसा तो है, कर हाँ। पाओगे ऐसे कुछ आ गया तो एग्जाम में। yes Yes. yes yes लेकिन पहले आपको ये देखो Yes, sir. समझना चाहिए कि पहले देखो आपको ये देखो टी, मैं समझा दूं स्टेप, ये थिंकिंग कैसे होनी चाहिए आपकी। देखो आपको ये मालूम है तुमको टी निकालना है, ठीक है, तो टी ऑलरेडी अननोन है, तो जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये जो ए है ये पहले मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए भी अननोन है और टी भी अननोन है तो नहीं होगा। पहले हमने ए निकाल लिया फिर उसके बाद टी निकाला, समझा। ठीक है, कंप्लीट कर लो, ये नोट डाउन कर लो जो भी है। फिनिश इट। Done, sir. Done, sir. done sir ओके, सो फिनिश्ड राइट। yes Yes, sir. Yes. ठीक, चलो नेक्स्ट एक टॉपिक पे जाते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये भी विजिबल है क्या पूरा, yes Yes, yes visible. sir लिख लो पूरा और डायग्राम भी बना लो। हुआ। no sir Yes. Done, sir.
हाँ मैंने देख हाँ we have to speak slowly. Time wasting. Time नहीं तो spend. Okay, completed student. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो इसमें ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, ध्यान से डायग्राम में देखो, जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इसको मैंने आपको बताया था इंक्लाइन प्लेन भी बोलते हैं, याद है इंक्लाइन Yes. प्लेन। Yes. Wait. इसी का दूसरा नाम वेज भी है, उसको वेज भी बोलते हैं, नॉन वेज नहीं है वेज। और वेज की स्पेलिंग देख लो, यस W वेज इसको, ठीक है। सर वेट्स क्या होता है? वेज मतलब कोई भी टेढ़ी सरफेस जो टेढ़ी हो, सीधी ना हो, यस यस Two. एक तरफ से झुकी हो दूसरी तरफ से ऊपर हो, तो कोई भी इरेगुलर सरफेस जो टेढ़ी मेढ़ी है उसको, मतलब एक साइड से नीचे एक साइड से ऊपर, उसको वेज कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन का ही दूसरा नाम होता है ये, ठीक है। अब देखो, और इसके ऊपर जो आपने दूसरा एक ब्लॉक रखा है उसका मास स्मॉल है में। तो देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो अब ये मैं समझा देता हूँ क्या है ये जो एम ब्लॉक है ना, सबसे पहले इसके ऊपर जो जो फोर्सेस लगेंगे वो मुझे शो करने हैं। आपको मालूम है सबसे पहले तो mg फोर्स लगता है ना इसके ऊपर। Yes. Yes. MG. Yes. Friction. जी। क्या करेंगे, सुनो ध्यान Friction. से, mg फोर्स दिखा के कोई मतलब नहीं है। हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है, mg को दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। इंक्लाइन वाले प्रॉब्लम में एक कंपोनेंट ऐसा बनता है ऐसा, MG cos theta. MG sin theta. और एक ऐसा बनता है, Yes. मतलब मैंने ये थोड़ा बताया था शायद, एक अलोंग द प्लेन है ऐसे, अलोंग द प्लेन ऐसे, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर है। Yes. होता क्या, आप जाके चेक करो, हमने करा है ये पहले, ये mg sin थीटा होता है हमेशा, ये रूल है, मतलब करोगे तो यही आएगा हमेशा, mg sin होता है। और ये जो है ना ये वाला, ये mg cos होता है। MG cos. कहाँ पे लिखूं मैं, ये लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, अभी ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है, तो इंक्लाइन प्लेन इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा ऐसे, Yes. ये नॉर्मल रिएक्शन है। इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अलोंग द प्लेन है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट ये फोर्सेस हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर इस ब्लॉक को तुम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब रोड पे खड़े होकर इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप रोड पे खड़े हो मतलब आप इनर्शियल फ्रेम में खड़े हो, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि रोड मूविंग नहीं होता है। तो रोड पे खड़े होके देखोगे ना, तो ये सारे रियल फोर्सेस जो मैंने देखा है वो तुम शो करोगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज तुम रोड पे नहीं खड़े हो, तुम इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठे हो, सपोज तुम इधर बैठे हो, ये देखो दिख रहा है क्या, यहाँ पे Yes. बैठा है, कहीं पे भी बैठना है बैठ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठे हो। तो देखो ये जो पूरा वेज है ना, वेज देखो ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, सपोज एक बार ये जो वेज है ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हो कि नहीं, जो फ्रेम Yes. एक्सेलरेट, Yes. जो पर्सन दिख रहा है आपको, ये कौन सी फ्रेम में बैठा है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, Non-inertial. Non-inertial. वो कौन सी होती है, नॉन इनर्शियल होती है ना। तो ये जो पर्सन है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, हम लोग इस पर्सन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में जो पर्सन रोड पे खड़ा है, जो इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो कोई एक अडॉप्ट करना है, मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ। तो ये जो पर्सन ना, क्योंकि एक पर्सन खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये रियल फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लेगा ना, ठीक है। Yes. Yes. सूडो फोर्स ऐसा होगा, देखो ये देखो, Opposite ये acceleration. थोड़ा बड़ा बना दिया है मैंने ताकि विजिबल हो इसके लिए। सूडो फोर्स इतना होगा, देखो सूडो फोर्स जिस ब्लॉक पे लग रहा है ना, उस ब्लॉक का मास लेंगे, और ये जो ए दिख रही है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम की एक्सेलरेशन लेंगे। ये वाली जो एक्सेलरेशन है ना, ए किसकी एक्सेलरेशन है, ये फ्रेम की है, मतलब Yes. पूरे वेज की है ना ये, Yes. ए यहाँ पे लेंगे। Yes. और ये देखो इस MA जो लिखा है मैंने, ये सूडो फोर्स है, इट इज टेकन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ना, ये बताया था थियरी में, ठीक है। अब ध्यान से देखो MA को, MA ध्यान सर से देखो, नेगेटिव नहीं आएगा माइनस एम में? माइनस Direction. साइन क्या इंडिकेट करता है, बोल तो, Direction. ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। डायरेक्शन। तो वो तो मैंने Yes, यहाँ पे yes. ऑपोजिट लिया है ना ऑलरेडी, देखो ना इसको, डायग्राम में माइनस में नहीं लिखना होता है, डायग्राम में जरूरत Yes. नहीं है। जब आप इक्वेशंस लिखोगे ना, इक्वेशन में भी अगर आप वेक्टर इक्वेशंस लिख रहे हो, मतलब वेक्टर लिख रहे हो, उनका मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे हो, वेक्टर पूरा का पूरा ले रहे हो, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हो, पूरा वेक्टर ले रहे हो, तो उसमें माइनस में आएगा, ठीक है। फिलहाल नीड नहीं है, डायग्राम में चलेगा, ठीक है, ठीक है। MA दिखा। अब देखो इस MA को भी मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में। ये देखो एक कंपोनेंट ऐसा होगा, ध्यान से देखो, ये अलोंग द प्लेन है, और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा, ये देखो। कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि सर रिजॉल्व किया कैसे, ये देखो, ये देखो ऐसा दिख रहा है,
तो MA को भी दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। इसमें ये एंगल थीटा ही होगी, देखो ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये होगा MA का cos थीटा, सूडो फोर्स का cos थीटा, और जो इधर बनाया ना मैंने ये वाला sin वो theta. MA का ही sin थीटा। एक काम करो, काफी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, पहले तुम बना लो इतना डायग्राम पहले बना लो, बस इसके बाद एक स्टेप है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मेन डायग्राम है, डायग्राम में ये सब बना लो। अगर तुम्हारा डायग्राम बराबर नहीं बना है, छोटा बना दिया है, क्लियर नहीं है, तो वापस बनाओ प्लीज। इसमें डायग्राम बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। Done. बना लिया? हाँ, Yes. तो ये देखो आपने Yes. सूडो फोर्स ले लिया है, आपने सूडो फोर्स लिया है ना, मतलब आप जो ये पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है ना, जो पर्सन स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है वो, उसने सूडो फोर्स लिया है। तो देखो अभी हमें कंडीशन क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कंडीशन क्या लिखी है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है ना, वो ऐसे डाउनवर्ड भी स्लिप नहीं होना चाहिए, अपवर्ड भी स्लिप नहीं होना चाहिए। तो एक बात, हमें ऐसी एक्सेलरेशन ढूंढनी है जिस एक्सेलरेशन पे चलने पे ये डाउनवर्ड भी स्लिप नहीं होगा, अपवर्ड भी स्लिप नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन का मतलब पीछे का आइडिया बताता हूँ, मेन आइडिया क्या है, कैसे होता है। एक बार बताओ, जैसे जैसे तुम ए बढ़ाओगे, सपोज ये जो ए है एक्सेलरेशन, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, तो सूडो फोर्स MA होता है, MA। तो वो ए भी increase बढ़ाओगे तो होगा। MA भी तो बढ़ेगा ना। Yes. 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 तो जैसे जैसे MA बढ़ेगा तो MA के कंपोनेंट्स भी बढ़ेंगे। ये जो MA cos थीटा MA कंपोनेंट cos theta. बढ़ेगा। Yes. तो जो Yes. अगर ऐसा हो गया, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हो गया कि जो MA cos थीटा है ना, वो ये MG sin थीटा, देखो ये वाले दोनों, सपोज MA cos थीटा और MG sin थीटा आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों, तो Yes. MG sin थीटा जो बॉडी को नीचे खींच रहा है बिकम्स इक्वल टू MA cos थीटा, सपोज। और अगर MA cos theta ज्यादा हो गया तो बॉक्स ऊपर जाएगा ना? हाँ, ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एक बार बता, अगर सपोज ये दोनों इक्वल हो गए, आपने ऐसा एक्सेलरेशन चुना है, ऐसा एक्सेलरेशन सेलेक्ट किया कि MA cos थीटा बिकम इक्वल टू MG sin थीटा, तो ये ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, उधर ही रहेगा क्या? Yes. 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 अगर ये उधर ही रहेगा तो इस पर्सन को कैसा दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा कि मूविंग दिखेगा इस पर्सन को? Rest उसके पे पास आते हुए Yes. दिखेगा। इस नहीं, रेस्ट पे पर्सन को दिखेगा। रेस्ट पे दिखेगा। रेस्ट तो मैं रेस्ट इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना कि जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, मतलब वेज पे जो बैठा है उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे रहेगा ना। एक्चुअली में रियलिटी में पता है क्या है, रियलिटी में तो ये पूरा वेज ही मूव हो रहा है, तो उसके ऊपर ब्लॉक भी तो उसके साथ साथ मूव हो जाएगा ना आगे। Yes. Yes. इस पर्सन को रेस्ट पे दिखेगा, ये जो पर्सन है, तो उसी को मैंने इधर लिखा है, इट विल द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेज लिखा है। वेज पे देखने से वो कैसा दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, MA cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? MG sin MG थीटा। sin MD theta. sin. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट, असली में वो रेस्ट पे नहीं है, इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब वेज पे बैठ के जब देखते हो तो रेस्ट पे दिखता है। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे MA cos थीटा, ये सूडो फोर्स का कंपोनेंट है, इज इक्वल टू MG sin थीटा। समझा ये? देख लो एक बार, ये MA cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? MG sin थीटा की। देखो ये MM कट हो गया दोनों साइड से, A कितना आ रहा है, देखो A मुझे निकालना है ना, तो cos थीटा को उस तरफ शिफ्ट करो, G इट विल बी sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा ना। tan theta. एक्सेलरेशन इतनी होनी चाहिए आपकी, फ्रेम जो है ना, वेज इतनी एक्सेलरेशन से मूव होना चाहिए, कितनी एक्सेलरेशन से? G टाइम्स tan थीटा। Tan theta. इस एक्सेलरेशन से मूव करोगे ना तो आपका ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं होगा, डाउनवर्ड स्लिप नहीं होगा, अपवर्ड स्लिप नहीं होगा, रुका रहेगा बेचारा। ठीक है, किडिंग? अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आपको मिली, इससे थोड़ा सोच के आंसर देना। अगर ये एक्सेलरेशन जो मिली, इस एक्सेलरेशन को कम कर दिया हमने, A को इससे कम कर दिया, तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? A को कम किया तो, अगर मैंने सर, एक्सेलरेशन जो repeat मुझे करो ना मिली ना, ये एक्सेलरेशन से कम Yes. एक्सेलरेशन कर दिया मैंने, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा बॉक्स। नीचे. एक्सेलरेशन कम किया तो ये कम हो जाएगा ना, ये वाला कम। यस। और अगर एक्सेलरेशन बढ़ा दी इस वैल्यू से तो MA cos theta बढ़ ऊपर जाएगा। जाएगा. ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा।
और अगर ये दोनों इक्वल है, ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, Equal उधर ही होगा। रहेगा। बस At rate. रेस्ट पे सब रहेगा। हो गया, सब कवर हो गया। यस यस। लिख लो ये पूरा। आंसर इतना है सर। अरे बस इतना ही है। इतना ही। हाँ देखो, जब आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि उसका ब्लॉक है, वेज है, लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मूव नहीं कर रहा, लेकिन देखो है कितना छोटा एक्चुअली, अगर ध्यान से किया तो। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, ये जो मैंने पर्सन लिया था, पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिया, इसलिए मुझे सूडो लेना पड़ा। अगर ये पर्सन नॉन इनर्शियल में नहीं लेंगे, रोड पे जो खड़ा है वो पर्सन देखेगा, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और सेम आंसर आएगा। चाहे तो तुम लोग ट्राई करके देखना उस केस में। यस। उसमें एक हिंट दे देता हूँ मैं, उसमें आप फोर्सेस को ऐसे रिजॉल्व करना कि फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होने चाहिए। थोड़ा सोच के देखना फिर, मतलब एज अ होमवर्क चाहिए तो आप ट्राई करना, इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो एज अ होमवर्क, लेकिन फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम सॉल्व करना, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सच में ऐसे फील करेंगे कि हाँ मैं इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ उसको, तो होगा। बाकी आप ऐसे लिख रहे हो कि हाँ इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है, लेकिन आप खुद को उस जगह पर रख के नहीं देखोगे, तो फिर नहीं क्लियर होता है। फिर फिजिक्स में सर ना वो अपने आप डायग्राम को, में आप वो खुद सोचो, होमवर्क है वो। अगर देखो नहीं हुआ ना तुमसे, और तुम्हारा विलिंग है कि सर मुझे नहीं हुआ लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सीखूं कैसे होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? बट Yes. पहले तुम ट्राई करो फर्स्ट। सर वो डायग्राम में थीटा कैसा आएगा? डायग्राम में थीटा कैसे आएगा? ऊपर का ma cos थीटा है ना, ये थीटा ठीक। आएगा ना। ये वाला नहीं, ऊपर वाला। वो तुमको सोचना है। मैंने एक आपको हिंट बताई दी आगे पहले, याद है कि दो सेगमेंट्स के बीच में जो एंगल होता है, सेम एंगल दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी बनता है, ऐसा कुछ बताया था। अच्छा यस इधर पूछ रहे हो क्या, इधर ये थीटा कैसे है? यस। ये थीटा कैसा है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, इधर ना, वो नहीं रहा मैथ्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ देख, हाँ, बस। अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये यस करस्पॉन्डिंग समझा एंगल। समझा समझा। हाँ। तो आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका। यस। Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विजिबल है क्या? Yes. लिख लो। ओके, Done, sir. डन सर। ठीक है, सबका हो गया। Yes. ठीक है, तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। लिखा है कि एक बलून है, देखो ये सपोज ये बलून है जिसका मास m है, मतलब इसमें एयर को मिला के टोटल मास इसका m है। स्टार्टिंग में देखो पढ़ो क्या लिखा है कि बलून डिसेंड हो रहा है, नीचे आ रहा है। कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। बाद में हमने क्या बोला है कि मतलब ऑब्वियसली थोड़ा हैवी होगा इसलिए नीचे आ रहा है। लाइटर बलून, अगर हवा से हल्का बलून देखा है ऊपर जाता है, वो हाइड्रोजन बलून जो होते हैं। Yes. हाँ, Helium. हीलियम ऐसे बलून्स। बलून आते हैं क्या बस छोड़ा और ऊपर ही ऊपर चलते जाएंगे, नीचे कभी नहीं आएंगे, ऐसे देखे हैं? Helium. हीलियम बलून्स। हीलियम बलून, हाइड्रोजन कार्बन बलून। डाइऑक्साइड वाले नीचे आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों चलेंगे, लेकिन हाइड्रोजन हम लोग नहीं यूज करते, वो इनफ्लेमेबल होती है, यस। Yes. आग पकड़ लेती है। हीलियम इनर्ट गैस है ना, तो यूज कर सकते Yes. हैं। हाँ, एक बात है, हीलियम बलून्स होते हैं, ये फिलहाल मुझे लगता है हीलियम बलून नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बन ही नहीं डाइऑक्साइड वैल्यूम। तो ये कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है?
ए। A. A. तो A. डेफिनेटली ये हैवी होगा तभी नीचे आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें Yes. से हमने थोड़ा सा एयर निकाल दिया, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड सब निकाल दिया, तो ये थोड़ा मास कम हो जाएगा ना इसका, अगर निकाल दिया थोड़ा एयर तो। यस Yes. Yes. कम हो जाएगा, लिखा है कि ये फिर ऊपर जाना चाहिए विथ एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन ए के साथ ही ऊपर जाना चाहिए। तो कितना मास हमने निकाला इसमें से वो फाइंड करना है, हाउ मच मास वी रिमूव्ड। ठीक है, तो सपोज ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, सपोज ये डायग्राम ये बिफोर रिमूविंग द मास है ना, रिमूव करने से पहले ही मास है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं पता है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको क्या करना है, मास रिमूव करना है ना, उसके बाद फाइंड करना है, तो सीधा वो आफ्टर रिमूवल वाला डायग्राम बनाते हैं कि बोलते हैं सर बिफोर क्यों करने का। ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में ना, पूरी एनालिसिस लगती है। ऐसे नहीं आप जो आपको फाइंड करना है बस सीधा उस पर जाओगे, सब कुछ करना पड़ता है। स्टार्टिंग से करेंगे, पहले बिफोर रिमूवल ऑफ मास। तो एक बार इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा। दूसरा एक बात बताऊं, एक चीज होती है बलून पे ना, एक अपवर्ड फोर्स भी लगता है जो अपथ्रस्ट बोलते हैं, जिसको अपथ्रस्ट या बायोन्सी फोर्स कहते हैं। सुना है कभी ऐसा, बायोन्सी या Yes. अपथ्रस्ट? ओ नो No. सुना है पर फेदर में भी पता नहीं। लगता है, फेदर में भी। सुनो सुनो सुनो, पहले कुछ स्टूडेंट नो बोल रहे हैं, कुछ हाँ बोल रहे हैं, ठीक है मैं दोनों को सेट कर देता हूँ। एक बार बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम की चीज सुनी होगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भले आपको आता नहीं होगा, आई एम श्योर, शायद आर्किमिडीज इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन सुना तो होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Yes, yes, Archimedes. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, Yes, आर्किमिडीज सुना है। प्रिंसिपल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो दुनिया भर में शिप्स चलती है ना, जो भी क्रूज शिप है, पानी में जो बड़ी बड़ी शिप्स चलती है जैसे टाइटैनिक या कुछ, वो सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से ही फ्लोट होती है सब। ठीक है, आप पानी में जंप करो और कुछ भी मत करो तो पानी में आप डूब जाओगे, लेकिन शिप तो तैरती है ना पानी में। तो Yes. इतनी शिप तो हजारों किलोग्राम की शिप होती है, लाखों किलोग्राम की क्रूज शिप्स बोल रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं। शिप कैसे पानी में तैरती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। जिनको नहीं मालूम है कि सर नहीं मालूम है सब, ठीक है, तो आप खाली सर इतना पढ़ा याद है रखो। पहले। हाँ, खाली इतना याद रखो, सुनो, जब भी कोई चीज, ये जैसे ये बलून है ना, बलून है, ऐसी कोई भी चीज, आप अगर इस चीज को पानी में लोगे, कोई भी चीज को पानी में डालोगे या हवा में भी रखोगे, तो पानी या हवा जो है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाती है। क्योंकि ये बलून देखो, आसपास इस बलून के एयर है ना, एयर इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। अगर ये पानी में डालोगे तो पानी भी एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट। अब जिनको लगता है कि सर नहीं ये फोर्स तो हमें पता ही नहीं है सब, तो एक काम करो, एक पानी की बकेट ले लो, पानी से भरी हुई बकेट ले लो, उसमें प्लास्टिक का बॉल डालो। प्लास्टिक का बॉल फ्लोट होगा कि सिंक होगा, प्लास्टिक का बॉल? फ्लोट Float होगा। ठीक है, तो एक काम करो, उसको फ्लोट हाथ से पकड़ के बॉल को एकदम नीचे लेके जाओ बॉटम में, ठीक, और फिर छोड़ दो। ऊपर आएगा ऊपर क्या? आएगा वापस। ऊपर आएगा। वापस. ऊपर क्यों आया? ग्रेविटी की वजह से ऊपर आया। नो। नहीं, No. वाटर उसका No. फोर्स लगा। वो ये फोर्स है जो उसको ऊपर लेके आता है, ये फोर्स। कौन सा? अपथ्रस्ट। Upthrust. अपथ्रस्ट है जो उसको ऊपर लेके आता Yes. है। ग्रेविटी तो ऊपर नहीं लेके आएगी उसको। सर डेंसिटी की वजह से तो नहीं हो सर ये फर्स्ट डेंसिटी पे भी डिपेंड होता है ना? डेंसिटी पे डिपेंड होता है, बॉल की डेंसिटी कितनी है और पानी की कितनी है, Yes. रिलेटिव पे डिपेंड, दोनों पे डिपेंड करता है। आगे पढ़ोगे इसके बारे में। फिलहाल एक काम करो, इस फोर्स को थोड़ा याद रखो कि ये होता है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा अभी तुमने डेंसिटी की बात निकाली ना अभी, ठीक है, तो Yes. चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगा, कुछ है इंटरेस्टिंग था इस पर। ठीक है, भाई काम करो, ये अपथ्रस्ट है और ये mg है। तो एक बार अपथ्रस्ट को, चलो मैं काम करता हूँ, इसको मैं बी सिंबल से डिनोट करता हूँ, अपथ्रस्ट को बी, क्योंकि इसको बायोन्सी भी कहते हैं। बी से नोट किया। अब प्लीज जल्दी, थोड़ा जल्दी चलते हैं इस पे। एक बात, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं बलून पे, अपथ्रस्ट और mg। इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a। देखो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? ज्यादा mg mg. ग्रेटर. क्या करेंगे, देखो mg में से आप b सबट्रैक्ट कर दो, ये देखो, तो टोटल ये नेट फोर्स हो गया। क्या बोला था मैं, नेट फोर्स को ma लिखना होता है ना, है। यस ma हो गया। इसमें से एटलीस्ट आपको देखो b मिल जाएगा, b बायोन्सी फोर्स है ना, क्योंकि वो अननोन है तुम्हारे लिए, तो b पहले निकालो। उसके लिए इसको इधर शिफ्ट करना होगा, mg माइनस ma होगा ना b। यस ये देखो, पहले तुम भी क्या करो, यहाँ तक लिख लो और डायग्राम बना लो, पहले यहाँ तक फिनिश कर लो। डन सर. Done, sir. कर लो सब लोग। डन सर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, सपोज इसमें से हमें क्या फाइंड करना है कि कितना मास हमने रिमूव किया, याद है?
सपोज जो मास हमने रिमूव किया ना वो x किलोग्राम, ये देखो, लेट x किलोग्राम ऑफ एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बलून है, कितने मास निकाल दिया, x निकाल दिया, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो एक बात, अगर x मार्क्स निकाल दिया इस बलून में से, तो अभी इसका पता है मास कितना हो जाएगा इस बलून का? m minus x. m minus x. हाँ, अब देखो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स आपको याद होगा mg होता है, mg, वो इतना होगा कि देखो, Yes. Yes. ये इसका मास तो m माइनस एक्स है ना, तो फोर्स तो m माइनस एक्स जी लगेगा ना। अच्छा, बायोन्सी भी लगेगा आप थ्रस्ट। अब देखो बायोन्सी के बारे में आपको ज्यादा नहीं मालूम है, कि इतना कुछ मालूम नहीं है। बायोन्सी ना बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि बॉडी कितना साइज की है। यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन लेंगे कि मास हमने निकाल दिया बलून में से, लेकिन इसका साइज नहीं चेंज हुआ है, ऐसे अज्यूम करेंगे हम लोग कि साइज नहीं चेंज हुआ है। और साइज नहीं चेंज होगा, नहीं मतलब उतनी साइज का ये बलून है अगर, तो फिर बायोन्सी भी चेंज नहीं होता है। बड़ी साइज वाली चीज पे बायोन्सी ज्यादा लगता है, कम साइज पे कम लगता है बायोन्सी। लेट्स अज्यूम कि बायोन्सी फोर्स कांस्टेंट है इधर, ठीक है, जितना पहले था उतना ही है। ये एक बात, अब ये ऐसा हो गया कि आपने कुछ मास रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या देखा कि ये बलून ऊपर जा रहा है विथ एक्सलेशन, सेम एक्सलेशन ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन क्या लिखूं, बोलो, एफ इक्वल एम ए कैसे लगाऊंगा मैं इसके ऊपर? b बड़ा रहेगा. इज इट बी माइनस दिस B वन? minus Yes. M. Minus mx. minus x. ये देखो, ये देखो, बी माइनस एम माइनस एम इंटू, सॉरी एम माइनस एक्स था शायद जी, ऐसा है क्या? इधर ये नेट फोर्स हो गया, Yes. Yes. नेट फोर्स को Yes. एम में लिखा M जाता में है ना, आएगा. Minus. मैं लिखूं, m minus x. ये होगा, ये देखो, Yes. ठीक है, इसका मास m माइनस एक्स है अभी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करके ना इसमें से x निकालना है। इसमें b का वैल्यू, ये वाला जो है ना, ये अपने b का वैल्यू पहले फाइंड किया, देखो ये Yes. तो b का वैल्यू डाल दो और इसको सॉल्व करके x निकालना है। कर पाओगे क्या अभी? कोई हाँ नहीं बोल रहा है, मतलब डाउट है क्या? देखो b का वैल्यू आपने पहले निकाला ना, ये b का वैल्यू डाल दो बायोन्सी का, अब थ्रस्ट का वैल्यू डाल दो b का, और इसको सॉल्व करके x निकालो इसमें, Yeah. कर लेंगे ना? Yes. Yes. ठीक है, तो होमवर्क, इसको होमवर्क ले लो, ठीक है, कि टाइम कम है, मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ एक्चुअली। इसको होमवर्क ले लो, बाकी जो पार्ट है इसका उसको बाद में सॉल्व करना, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा है, ये नेट फोर्स है जिसको आपने एम ए करके लिखा है। Yes. नोट कर लो डायग्राम और इक्वेशन, बाद में पहले सॉल्व करो और एक्स निकालो, ठीक है। देखो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि जैसे ही लेक्चर पूरा हो ना, उसके इमीडिएटली बात कर लो, ठीक है, नहीं तो भूल जाएगा मंडे तक फिर। यहाँ अभी करोगे, दूं 1 मिनट का टाइम? Yes. Yes sir. ये तो 1 मिनट में अभी दे रहा हूँ, अभी कर लो, चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, एक्स निकालो इसमें से। Sir, x is equals to 2ma upon g plus a. 2ma डिवाइड Yes बाय sir. जी प्लस वो ए। ही आया. Yes sir. 2m upon a 2 plus m c. में अपॉस g plus a. हाँ ठीक है, चलेगा, यही होगा फिर। सब एवरीबॉडी गॉट एक्स मिल रहा है? Yes. ठीक है, चलो आई एम श्योर ये हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो बाद में कर लो, चलो ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, पहले आप एक काम करो, जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं ग्राफ भी थोड़ा जूम करके दिखा दूं पहले, लेकिन आप खाली क्वेश्चन लिख लो, ग्राफ बाद में बनाओ। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? Yes sir. पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर ग्राफ देखते हैं।
डन सर। डायग्राम बना लो अभी ग्राफ। ये ऐसा है देखो, डन सर। सर जरा क्वेश्चन दिखाओ। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, आपके पास क्वेश्चन भी है और ग्राफ भी है ना, एक बार खुद पढ़ के देखो क्या है पूरा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, उस बॉडी पे ये एक फोर्स लग रहा है जो ग्राफ में दिख रहा है। देखो फोर्स का ग्राफ देखो, इसमें ये जो फोर्स तो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, एक्स एक्सिस पे एक्चुअली पोजीशन प्लॉटेड है। मतलब अब ऐसे मानो कि जो वो बॉडी है ना वो एक्स इक्वल टू 0 पे खड़ी है, पहले एक्स इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन पे, ये देखो इधर। बाद में क्या हो रहा है, बॉडी एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है, फिर वो एक्स इक्वल टू 1 पे गई, ये देखो, फिर एक्स इक्वल टू 2 पे चली गई, ये उसकी पोजीशन है। जैसे जैसे बॉडी मूव करे ना 1 2 3 इन पॉइंट से पास हो रही है, फोर्स देखो वेरी हो रहा है क्या कि कांस्टेंट फोर्स है? Constant force. कांस्टेंट फोर्स। नहीं, 1 के बाद कांस्टेंट है, लेकिन 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है? Yes. वेरी इंक्रीज हो रहा Vary है। हो रहा है. इंक्रीज। Changes. हाँ, और बाद में पता है देखो ये Increases. 4 सेकंड्स के बाद क्या हुआ है, 4 सेकंड के बाद फोर्स से ना डिक्रीज। हो रहा है। Decrease. ऑपोजिट डायरेक्शन में, नहीं Negative direction. negative मतलब फोर्स ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। Yes, yes. हाँ, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है बेसिकली। तो हमें फाइंड करना है कि जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आपको मालूम है फोर्स लगने पे बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है, राइट? तो ये फोर्स लग रहा है, इससे बॉडी की डेफिनेटली स्पीड चेंज हुई होगी। तो हमको क्या करना है, बॉडी की फाइनल स्पीड निकालनी है। फाइनल मतलब जब बॉडी यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, एक्स इक्वल टू 5 पे, 5. और तब बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है। और जब बॉडी एक्स इक्वल टू 0 पे रहेगा, ये वाला, ये इनिशियल पोजीशन है, तब बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, राइट? तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स है, उस फोर्स से इसकी वेलोसिटी वगैरह चेंज होगी, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ऐसा बोल सकता हूँ? ठीक, Yes. हाँ। तो देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आपको मालूम है ये बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स याद है, फोर्स वर्क करता है, वर्क इज डन बाय द Yes. फोर्स। तो अगर आपको पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब होता क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एंड पोजीशन ग्राफ। ये थियरी में हो चुका है पहले। अगर फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ है ना, फोर्स पोजीशन ग्राफ है ये, इसकी अंडर एरिया जो होती है ना, एरिया अंडर दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू वर्क डन। ये अब चेक करना, थियरी में हुआ है पहले। हमें ये एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, पहले ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? यस यस। Yes. की मैं एरिया बेस निकाल, इनटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, यस हाफ इंटू 1 इंटू 2 होगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, 1 बेस 1 है, 1 हाइट 1. 2। अच्छा एक बात है, ये 1 से लेके 4 तक रेक्टेंगल है क्या, 1 से 4 तक? Yes. यस। एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ करके मिलेगी ना। लेंथ Yes. कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ 4 4 माइनस 1 4 होता है। 3 3. 3 ये देखो, 3 इतना लेंथ है ना, इतना, ये देखो ये लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। हाइट Yes. कितना है, 2 है। 2. रेक्टेंगल की एरिया ऐसी है 3 इंटू 2, ये ना प्लस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से सुन लो, जो ये नीचे वाली एरिया है ना, नीचे वाली एरिया पे मैं फाइंड करूंगा। देखो पहले फाइंड कर लेता हूँ, ये 1 है, और ये हाइट, ये ट्रायंगल की हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की हाइट भी 2 ही होगी, यस 2 Minus. तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 होगा। ठीक है, लेकिन इधर माइनस आता है। ठीक है, जो एरिया नीचे होती है ना, जो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे चली गई, उसको माइनस करना होता है, तो क्योंकि ये निगेटिव वर्क है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ने अपना डायरेक्शन बदल दिया ना। तो सपोज एग्जाम्पल लो कि पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, ये नीचे जाने का क्या मतलब है, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो वही फोर्स अभी निगेटिव वर्क करेगा ना। तो इतना याद रखो कि जब भी ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे ना, नीचे वाली एरिया जो होती है वो सबट्रैक्ट करनी होती है, वो ऐड नहीं करते। अब बताओ ये जो है हाफ इंटू 1 इंटू 2, और ये भी हाफ इंटू 1, 6 आएगा 6. वर्क डन बाय दिस 6 फोर्स जूल. 6 जूल ना। अब आप बोलेंगे सर वर्क डन क्यों फाइंड किया, हमको तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। देखो मैं बताता हूँ, इस बॉडी के ऊपर ये एक ही फोर्स लग रहा है, मतलब यही एक फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एक ही फोर्स है, यही टोटल फोर्स है, तो ये वर्क डन बाय टोटल फोर्स हो गया ना, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हो गया ये।
Yes. आपको वो याद है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? अकॉर्डिंग टू Yes. वर्क एनर्जी थ्योरम, the total work done on the body is equal to change in kinetic energy of the Change in body. kinetic energy. Yes. Yes. जो भी बॉडी में टोटल वर्क होता है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 6, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगी, 6 होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकता हूँ, देखो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, समझा? ठीक, बॉडी का मास 2 kg है क्या? तो ये Yes. m2 है, Yes. 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 m और 2 हो जाएंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 6। इसमें u जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है कि v 2 मीटर पर सेकंड है? U. U. u को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, v स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 + 6 10, 2. Yes. Root. रूट 10 मीटर पर सेकंड। Yes. ये है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन पढ़ने पे ना बच्चे अटक जाते हैं कि सर फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वो तो पता ही नहीं बॉडी किस वेलोसिटी से move। तो वर्क डन निकाल लो, जो ग्राफ क्यों दिया होगा वर्क डन निकालेंगे, वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है चेंज, समझा या? सर अगर हर फोर्स और एक्स का फोर्स पोजीशन करेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। देखो अगर तुमको फोर्स गिवन है, फोर्स ठीक है, जिससे तुमको लगता है कि इसमें तो मैं वर्क निकाल सकता हूँ, वर्क निकाल लोगे, लेकिन पूछा फिर वेलोसिटी वगैरह है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है। वर्क से वेलोसिटी कैसे आएगी, वर्क से हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे जाएंगे, तो वहां पे इसी सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है यूजुअली, यस। नहीं लगेगा, तो डिपेंड करता है अभी क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, समझा गया ये पूरा? Yes, sir. Done. यस।